नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट दोस्त पर। तो आज अपन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो है साउंड। बहुत ही शानदार चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड चैप्टर में अपने दो चैप्टर जो है इंक्लूड हो जाएंगे। एक तो साउंड खुद, एक वेव जो चैप्टर है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड क्या है? ठीक है, तो साउंड बेसिकली क्या है? एक एनर्जी है। एक क्या है? एनर्जी। और किस प्रकार की एनर्जी? तो एक वाइब्रेशन एनर्जी है। ठीक है, साउंड कब प्रोड्यूस होगी? जब अपन कहीं ना कहीं वाइब्रेशन क्रिएट कर दें तो अपनी साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर एयर में भी अपन किसी ना किसी तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट कर दें तो साउंड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो साउंड बेसिकली क्या है? एक एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है? तो वाइब्रेशन एनर्जी है। ठीक है, कहीं पे भी अगर वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया जाए तो साउंड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें अपन पहले दो थ्योरीज पढ़ते हैं। जैसे पहली थ्योरी आई थी पार्टिकल थ्योरी। सीधा पूछा जाता है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कणिका सिद्धांत दिया था? पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी इज गिवन बाय, तो किसने दिया था? न्यूटन ने। सर आइजक न्यूटन ने जो है वो कणिका सिद्धांत दिया था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो पार्टिकल थ्योरी न्यूटन ने दी थी। उसने क्या बोला था कि सभी जो मैटर है, यानी दुनिया में कोई भी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दुनिया में कोई भी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यही कणिका सिद्धांत है। ठीक है, सिंपल सा कि भाई दुनिया में जो भी चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उसको कणिका सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ये कणिका सिद्धांत है। उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी आई थी वेव थ्योरी। ये भी कई बार पूछा गया है कि तरंग सिद्धांत किसने दिया था? कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, लेकिन तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये देने वाला था हाइजेनबर्ग। ठीक है, हिंदी में इसका नाम कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, हाइजेनबर्ग। तो वेव थ्योरी यानी तरंग सिद्धांत देने वाला कौन था? हाइजेनबर्ग। इसने क्या बोला था कि अपने जो पार्टिकल्स हैं, यानी हर कोई भी चीज़ है वो किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल्स। तो अपने मैटर तो तीन ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, जो इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है मैटर, वो अपने स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है नेचर में इंडिपेंडेंटली, है ना। तो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर इनमें अपन किसी भी प्रकार से वाइब्रेशन क्रिएट कर दें तो क्या क्रिएट हो जाएगी? साउंड। ठीक है, तो बस इन्हीं जो पार्टिकल्स हैं इनमें अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए तो उसे को क्या बोलते हैं? वेव। तो डिस्टर्बेंस इन पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव। ये किसकी थ्योरी थी? तो हाइजेनबर्ग की। तो हाइजेनबर्ग की थ्योरी कौन सी है? वेव थ्योरी। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि निम्न में से कणिका सिद्धांत किसका है? तो सर आइजक न्यूटन का। और तरंग सिद्धांत किसका है? तो हाइजेनबर्ग का। ठीक है, चलिए आगे देखो। साउंड, साउंड के बारे में अपन ने बात करी है कि ये क्या है? एनर्जी है। और कौन सी वाली एनर्जी है? तो वाइब्रेशन एनर्जी है। यानी साउंड कैसे क्रिएट होगी? जिस प्रकार हाइजेनबर्ग ने बोला है कि अपन जैसे ही पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो एक वेव जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो पार्टिकल या तो ऊपर नीचे मूव करेंगे या लेफ्ट राइट मूव करेंगे। किसी प्रकार तो मूव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, कहीं तो मूव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो वही डिस्टर्बेंस जो है वो साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट बनता है वो है मैकेनिकल वेव, कि साउंड कौन सी वेव है? तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। जैसे अपन जब लाइट पढ़ते हैं, जब लाइट की बात करते हैं तो लाइट जो है वो कौन सी वेव है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो साउंड है वो कौन सी वेव है? तो यह है मैकेनिकल वेव। कई बार ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि ध्वनि कौन सी ऊर्जा है, सॉरी, ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ये यांत्रिक तरंग है। ठीक है, मैकेनिकल वेव है। और जो अपनी लाइट है वो कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अपन ने जब लाइट चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तब बात करी थी कि लाइट जो है इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, पर साउंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये मैकेनिकल वेव है। तो जो भी मैकेनिकल वेव होगी उसको चलने के लिए क्या चाहिए होगा? मीडियम। ठीक है, तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम। अब मीडियम अपने पास कितने हैं? जितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, यानी या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगी।
या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगी, ठीक है। अब जब अपन ने लाइट की बात करी थी तो अपन ने बात बोला था कि चलने के लिए इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, मतलब ये सबसे फास्ट कहाँ पे ट्रैवल करेगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, ठीक है। और कुछ भी नहीं हो इस स्थिति को अपन बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो लाइट सबसे फास्ट कहाँ पे ट्रैवल करेगी? वैक्यूम में, ठीक है। वहाँ पे इसकी स्पीड क्या होती है? तो वहाँ पे इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये लाइट की स्पीड है, ठीक है। वहीं साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे साउंड वहीं सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किसके पास होंगे? सीधी सीधी बात है, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स सॉलिड के पास होंगे। तो सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करने वाली है साउंड? तो सबसे फास्ट ट्रैवल करेगी सॉलिड्स में। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि ध्वनि जो है वो सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ भी दे सकता है आपको, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे दिया आपको कि लोहा, पानी, उसके बाद में हवा और निर्वात, ठीक है। तो साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ पे ट्रैवल करेगी? सीधी सीधी बात है, लोहे में, ठीक है। जो भी मेटल है उसमें सबसे फास्ट ट्रैवल करेगी। तो साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में, और सबसे स्लो किस में करती है? गैसेस में। पूछा जाता है कि वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो क्या वैक्यूम में साउंड ट्रैवल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड ट्रैवल ही कब करेगी, वो क्रिएट ही कब होगी? जब पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस हो। अब डिस्टर्बेंस करने के लिए पार्टिकल ही नहीं है तो साउंड कैसे ट्रैवल करेगी? सिंपल, ठीक है। तो जो साउंड है वो सबसे फास्ट कहाँ पे ट्रैवल करेगी? सॉलिड्स में। अपन को स्पीड जानने की ज़रूरत तो नहीं है, पर अप्रोक्स 6000 मीटर्स पर सेकंड स्पीड होती है इसकी सॉलिड्स में। 1500 के आसपास इसकी स्पीड होती है मीटर पर सेकंड लिक्विड्स में। और जो अपन को याद रखना है वो है एयर में, ठीक है। साउंड की जो एयर में स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि साउंड की स्पीड क्या है तो अपन को आंसर करना है 332 मीटर पर सेकंड। और अगर जहाँ पे अपन को न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेट करने में थोड़ी कठिनाई आ जाएगी ना, तो मैनिपुलेट करके इसको 340 भी कर देंगे और 330 भी कर देंगे अपने हिसाब से, जहाँ पे अपन को न्यूमेरिकल सोल्व करना है, क्योंकि अप्रोक्स अपन को आंसर मिल जाने वाला है, ठीक है। तो जब अपन अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे उसमें भी अपन इसके यूज़ 340 मीटर पर सेकंड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन चलता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा आएगा एग्ज़ाम में तो वो क्या करना है अपन को 332 मीटर पर सेकंड। और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कंपेयर करो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को 332 मीटर पर सेकंड से। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को 332 मीटर पर सेकंड से। तो लगभग अगर अपन कंपेयर करें तो अगर इसको 2 जीरो दे दें तो ये 300 के अप्रोक्स बन जाएगी। फिर भी इसके पास 10⁶ मतलब 6 जीरो एक्स्ट्रा है। तो मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है लाइट किससे? साउंड से। इसलिए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, कई बार पूछा गया है कि जो बिजली जब कड़कती है तो उसकी अपन को लाइट पहले दिख जाती है लेकिन उसकी साउंड बहुत देर बाद आती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे यही रीज़न है कि जो लाइट है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, किसकी बजाय? साउंड की बजाय। साउंड की स्पीड तो सिर्फ 332 मीटर पर सेकंड है, लेकिन लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती है। तो सिंपल सी बात है, ये फास्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा। इसलिए अपन को बिजली जो है वो पहले दिखाई दे जाती है, लेकिन साउंड जो है वो बाद में आती है। सिंपल। तो ये अपन को याद रखना है भाई कि साउंड की एयर में स्पीड क्या है? 332 मीटर पर सेकेंड। अब अपन बात करते हैं साउंड के कुछ गुणों के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कि साउंड के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जो अपन देखने वाले हैं, पहला गुण है पिच, दूसरा गुण है लाउडनेस, तीसरा है क्वालिटी या टिम्बर, ठीक है। पहले बात करें पिच की। पिच जो है वो अपन को क्या बताती है? श्रिलनेस ऑफ साउंड, मतलब आवाज़ कितनी तीखी है। जैसे अगर किसी पुरुष और महिला में कंपेयर करें तो दोनों में से आवाज़ तीखी किसकी रहने वाली है? ऑब्वियसली महिला की। महिला की आवाज़ थोड़ी सी तीखी ज़्यादा रहती है, बजाय पुरुष की आवाज़ थोड़ी भारी ज़्यादा रहती है। अगर मच्छर और हाथी में कंपेयर करें तो भी पिच किसकी ज़्यादा रहने वाली है? ऑब्वियसली मच्छर की जो पिच है वो हाथी की बजाय ज़्यादा है। तीखी आवाज़ जिसमें तीखापन ज़्यादा हो, जो चुभे ज़्यादा, उसको बोलते हैं पिच। और ये सीधी सीधी डिपेंडेंट होती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे।
ये सीधी सीधी किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे, कि वो वेव जो है वो एक सेकंड में कितने ऑस्किलेशंस कर रही है। अपन इसके बारे में बात करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जस्ट अभी इनके बारे में बात कर ही लेते हैं। चलिए देखो, अपन ने जब भी वेव को देखा है तो किस प्रकार देखा है, वेव अपन देखते हैं सिंपली इस प्रकार। जब भी वेव का डायग्राम बनाया जाता है कुछ इसी प्रकार बनाया जाता है, ये तो सबने देखा हुआ है, ठीक है। अगर इस वेव की बात करें तो इस वेव में जो ये आपको दिख रही है, एक ऊपर और एक नीचे, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है क्रेस्ट, जो नीचे वाला भाग है इसको बोला जाता है ट्रफ, ठीक है। ऊपर वाले भाग को बोला जाता है क्रेस्ट, नीचे वाले भाग को बोला जाता है ट्रफ। तो अगर कोई वेव एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट कर ले तो उसको एक कंप्लीट वेव बोला जाता है, ठीक है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ अगर एक पार्टिकल कंप्लीट कर ले तो उसको एक कंप्लीट वेव बोलेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट वेव है जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है। जो वेव स्टार्ट जहाँ से हुई है और जहाँ पे एंड हो रही है, यानी ये क्या है, वेव की लेंथ, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेव लेंथ। क्या बोला जाता है, वेव लेंथ। वेवलेंथ को अपन किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। सिंपल, वेवलेंथ को अपन डिनोट करते हैं लैम्डा से। और इस पर एक क्वेश्चन आता है कि वेवलेंथ को किस में मेजर किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में, जो क्या है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम बस एक यूनिट है, ठीक है, कि एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, तो 10⁻⁻10 मीटर। सिंपल। तो वेवलेंथ को किस में मेजर किया जाता है, एंगस्ट्रॉम में। वेव की लेंथ वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है, या तो अपन जो मीन पोजीशन है उससे क्रेस्ट की हाइट निकाल लें, या जो मीन पोजीशन है उससे ट्रफ की हाइट निकाल लें, या अपन अगर बात करें कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वेव का, मीन पोजीशन दिख रही है आपको, माध्य स्थिति, बीच वाली स्थिति, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो इसने अधिकतम दूरी तय करी है, इसी को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। इसी को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। आगे बात करें फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, है ना। अगर टोटल वेव की बात करें तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, है ना, तो ये एक सेकंड में कितनी बन सकती है। अगर अपन को एक सेकंड का टाइम दिया जाए तो उसमें ये कितनी जो वेव्स हैं ये प्रोड्यूस हो सकती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। ऑस्किलेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने ऑस्किलेशंस हो रहे हैं, कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं, कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, उसी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में कितनी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। सिंपल। तो फ्रीक्वेंसी होगी ऑस्किलेशंस पर सेकंड, ये हो जाती है अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑस्किलेशंस पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ऑस्किलेशन तो नंबर है, तो इसकी नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, 1 2 3 4 कोई यूनिट थोड़ी उसका, तो इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेकंड। और इसी पर सेकंड को क्या बोला जाता है, हर्ट्ज। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, पर सेकंड, ठीक है। हर्ट्ज को अपन पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होगी फ्रीक्वेंसी। अगर अपन बात करें टाइम पीरियड की, तो ये जो एक वेव बन रही है, बस इस एक वेव को बनने में जितना टाइम लगा है वो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम टेकन इन अ कंप्लीट वेव, ठीक है। एक जो वेव बन रही है इसमें कितना टोटल टाइम लगा है वही उसका टाइम पीरियड है, यानी एक जो टोटल वेव बनी है इसको बनने में कितना टाइम लगा है वो है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को बनने में लगा जो टाइम है, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है कि टाइम पीरियड हमेशा इन्वर्स होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को अपन एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, t = 1/f, ठीक है। पर सेकंड इसका होता है, यानी टाइम पीरियड का तो अपन को ऐसे ही पता है कि सेकंड होता है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को इधर अपन भेजें तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगी, 1 टाइम पीरियड। यहाँ से भी तो आ गया 1 टाइम पीरियड, क्या होता है, यूनिट सेकंड। टाइम की यूनिट तो सेकंड ही होती है ना, 1/सेकंड। ये देखो यहाँ से भी आ गया कि इसकी यूनिट 1/सेकंड यानी हर्ट्ज होती है,
ठीक है। और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, तो टाइम है भाई, टाइम पीरियड मतलब टाइम ही है वो, तो उसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। ये हो गया अपना पिच, या सॉरी ये वेव की जो अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे वेव में ये सारे चलते हैं, ठीक है। कि एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, वेव लेंथ क्या है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके अगर बात करें अब पिच की, तो पिच में अपन बात कर रहे थे कि श्रिलनेस, कितनी तीखी आवाज़ आती है, वो तीखी आवाज़ डिपेंड करती है किस पे, इसी फ्रीक्वेंसी पे, कि एक सेकंड में जो वेव है वो कितने ऑस्किलेशंस कर रही है ना, कितने मूवमेंट वो दिखा रही है, वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये सीधी सीधी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कि पहली बात तो पिच क्या है, तो आवाज़ का तीखापन, ठीक है। दूसरी बात ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, यानी सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी का जो संबंध है वो पिच से है, या पिच का सीधा सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से है, ठीक है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी पिच ज़्यादा, उतनी आवाज़ तीखी, उतनी ज़्यादा चुभेगी। सिंपल, जैसा अपन वो टिंगोरा बजाते हैं मंदिर में, टन, वो आवाज़ कितनी दूर तक या कितनी चुभती है ऐसा कान में, ठीक है, तो वो श्रिलनेस है। तो अपन जो टीवी रिमोट से जो चेंज करते हैं, जो अपन वॉल्यूम अप और डाउन करते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अपन वॉल्यूम जो रिमोट है उससे अपन क्या कम ज़्यादा कर पा रहे हैं, क्या एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा कर पा रहे हैं या फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो अपन उसमें सिर्फ लाउडनेस चेंज कर सकते हैं, यानी उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि अपन साउंड की फ्रीक्वेंसी या साउंड की पिच जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। सिंपल। चलिए अब अगर इनको अपन साउंड को अगर डिवीज़न करें कि फ्रीक्वेंसी या पिच के आधार पर ये कितनी टाइप की होती है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इनको बाद में पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ लेते हैं कि पिच के बाद में नेक्स्ट जो है अपना क्या है, लाउडनेस, ताकि कंटिन्यूस में हो जाए, है ना। लाउडनेस कंप्लीट करके वापस अपन साउंड के टाइप्स में आ जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी के आधार पे कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, लाउडनेस। चलिए बात करते हैं लाउडनेस की। अब जैसे अपनी साउंड का तीखापन तो क्या होता है, वो होता है पिच, है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लेकिन साउंड का जो भारीपन है, जैसे जो मेल है उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है और वुमेन्स की आवाज़ जो है वो तीखी होती है, जो अपन चेंज कर देते हैं टीवी रिमोट से, भारी जो आवाज़ आती है, जैसे बेस जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो वो जो धम धम की आवाज़ जो आती है, आपने सुना होगा, जैसे मान लो कहीं पे अगर लगा है, एक तो डीजे जो लगता है, ठीक है, वो लंबी वाली तुर्री जो लगती है, एक कहीं पे लगा है जो अपना क्या बोलते हैं इसको, फ्लोर, ठीक है, फ्लोर कहीं पे लगा है, फ्लोर की आवाज़ आपको दूर तक नहीं जाएगी, ठीक है। दूर तक क्यों नहीं जाती है, क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड होता है और एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, ठीक है। और जो वो तुर्री होती है ना, वो लंबी वाली, वो क्या करती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम नहीं हो पाती है, इसलिए वो अपन को दूर तक सुनाई देती है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जैसे मीडियम चेंज हो तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई साउंड प्रोड्यूस हो गई, उसकी अपन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, लाउडनेस जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। पहला फेवरेट क्वेश्चन इससे जो आता है। जब पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में अपने एम्पलीट्यूड पढ़ ही लिया है, क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो अपनी बीच वाली पोजीशन थी ना, उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है वही तो अपनी क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए, कंपैरिजन अपन ने तब भी देखा था, कंपैरिजन अपन अब भी देख रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि लॉइन और मस्कीटो दोनों में से एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है या पिच किसकी ज़्यादा है, यानी लाउडनेस किसका ज़्यादा है और श्रिलनेस किसकी ज़्यादा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मेल और फीमेल वाला एक तो एग्जाम्पल बहुत देते हैं, और एक ये मस्कीटो और लॉइन वाला एग्जाम्पल बहुत देते हैं, ठीक है। ये दो फेवरेट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल में पिच किसकी ज़्यादा है, तो फीमेल की, ठीक है। और मेल और फीमेल में लाउडनेस किसकी ज़्यादा है, तो मेल की। वैसे ही लाइन और मस्कीटो में पिच तो किसकी ज़्यादा है, मस्कीटो की। लेकिन लाइन और मस्कीटो में जो लाउडनेस है वो किसकी ज़्यादा, ऑब्वियसली शेर की, ठीक है। तो ये हो गया अपना लाउडनेस, बिल्कुल बेसिक सा है। देखो ये यहाँ पे कंपैरिजन बता दिया, मेन की ज़्यादा है, वुमेन की कम है। लॉइन हैज़ मोर लाउड साउंड देन मस्कीटो, यानी लॉइन की जो साउंड है वो मस्कीटो से ज़्यादा लाउड होती है। सिंपल, ठीक है। ये है अपनी लाउडनेस। और लास्ट जो अपना कैरेक्टर बचता है वो है क्वालिटी। लास्ट जो अपना कैरेक्टर बचता है वो कौन सा है, क्वालिटी।
अब ये क्वालिटी क्या है भाई, जैसे मान लो कोई साउंड है, साउंड वेव है, वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, साउंड वेव प्रोड्यूस हुई है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है। अब एम्पलीट्यूड कैसे सेम होगा, देखो ये मान लो ये साउंड ऐसा प्रोड्यूस हो रही है, ये लो, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। ऐसी एक और साउंड है, मान लो जो इस प्रकार प्रोड्यूस हो रही है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों जो है वो सिमिलर है। तीन साउंड वेव्स है यहाँ पे, तीनों के एम्पलीट्यूड यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है वो भी सेम है, तीनों का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है, तीनों की फ्रीक्वेंसी जो है एक सेकंड में ऑस्किलेशंस जो हैं वो भी सेम है, ये भी उतने सेकंड में उतनी ऑस्किलेशन करेगी जितनी तीनों कर रही है, सिमिलर है सबके। तो इन तीनों साउंड में जो डिवीज़न करता है, इनमें अपन ऐसे विभेद कर पाते हैं कि इनमें से कौन सी साउंड कौन सी है। जैसे मान लो 3-4 लेडीज़ आपस में बातें कर पा रही है, तो अपन पहचान लेते हैं कि ये अपनी मम्मी की आवाज़ है, ये अपनी बहन की आवाज़ है, ये अपनी चाची की आवाज़ है। तीनों की पिच जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है ना, तीनों की पिच, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सब सेम है, ठीक है, लेकिन अपन उनमें से डिवाइड कर लेते हैं ना, तो बस वही जो गुण है वो क्वालिटी होता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि समान आवृत्ति, समान तरंग दैर्ध्य, सब कुछ समान है, तो उनमें विभेदन करना है, तो कौन सा गुण बताता है, तो गुणता, टिम्बर या गुणता। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, ठीक है। समान आवृत्ति, समान तरंग दैर्ध्य या समान फ्रीक्वेंसी और समान एम्पलीट्यूड दो अगर की ध्वनि आ रही है, तो उनमें कौन विभेदन कर पाता है, तो क्वालिटी, सिंपल। अब अपन बात करते हैं एक जो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन निकल के आता है, वो है फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो साउंड के टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो साउंड के टाइप है उससे जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं। पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। चलो, फ्रीक्वेंसी के आधार पर साउंड जो है वो कितने टाइप की होती है बात करते हैं। देखिए कहाँ पे था वो, यहाँ पे है ना। चलो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पे। अगर अपन बात करें ऑन द बेसिस ऑफ, बेस कौन ले रहा है, फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं अपन, है ना। इसके आधार पे अगर बात करें तो जो अपनी साउंड है वो कितने टाइप की है, 2 टाइप की। साउंड की कितने टाइप है यहाँ की, 2 टाइप है। कौन कौन से, एक तो ऑडिबल साउंड, एक इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल और इनऑडिबल ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑडिबल अपन जो सुन सकते हैं, जो अपन को सुनाई दे सकती है। इनऑडिबल जिसको अपन नहीं सुन सकते हैं, सिंपल। अब ऑडिबल साउंड की जो रेंज है ये कई बार भाई एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी है और सबको रटी हुई है। वैसे भी कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये साउंड रेंज जो है वो अपन सुन पाते हैं, ठीक है। वो रेंज कौन सी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज अपन सुन पाते हैं, ठीक है, जो बेसिक चलती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ऑडिबल रेंज कितनी है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। लेकिन इनऑडिबल रेंज क्या होगी, या तो 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से लेस देन है, ठीक है, या 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, ठीक है, मोर लेस देन और मोर देन 20,000। यही है ना भाई, 20 से तो कम है या 20,000 से ज़्यादा है। तो भाई जो 20 हर्ट्ज से भी कम वाली साउंड होती है ना, इनको क्या बोलेंगे, इंफ्रा साउंड। क्या बोलेंगे इनको, इंफ्रा साउंड। इंफ्रा वर्ड का मतलब ये होता है कम, ये इंफ्रा जो वर्ड है ना इसका मतलब ये होता है कम, ठीक है। और अल्ट्रा तो सबको ही पता है, अल्ट्रा प्रो मैक्स आईफोन सबको ही पता है कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा यानी अल्ट्रा साउंड वेव्स। हेलो साउंड बिल्कुल सिंपल कि भाई इंफ्रा साउंड तो कम, अल्ट्रा साउंड तो ज़्यादा, ठीक है। इनसे भाई बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इंफ्रा साउंड वेव से जो क्वेश्चन बनता है वो पहला तो ये बनता है कि निम्न में से कौन जो है वो इंफ्रा साउंड को पहचान पाते हैं। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देंगे किनका, जानवरों का, ठीक है। अब इनमें जंगली जानवर मिलेंगे आपको, एक एग्जाम्पल छोड़ दो बाकी लगभग इधर ही मिलते हैं। अब वो एग्जाम्पल भी कौन से मिलते हैं वो भी बता दूंगा। बैट जो है, चमगादड़, उसको अल्ट्रासाउंड पे रख देना,
बाकी देखो मैं आपको एग्जाम्पल्स गिनाता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है। सारे तो अपन को वैसे भी नहीं आते हैं, जो अपन को एग्जाम्स में पूछे हुए हैं वही अपन को पता है कौन कौन से है। तो इसमें एग्जाम्पल देता है एक तो सांप का, एक देता है कुत्ते का, एक देता है हाथी का। इन सबको जो है वो इंफ्रासाउंड वेव सुनाई दे सकती है, ठीक है, सांप, कुत्ता और हाथी, ठीक है। या क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जब भी भूकंप आने वाला रहता है तब जो पशु हैं या जानवर जो है वो शहर की तरफ दौड़ते हैं, ठीक है। जब भी भूकंप आने वाला रहता है उससे पहले जंगल में बहुत तेज हलचल दिखाई देती है कि जो जंगली जानवर है वो शहर की तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भूकंप है वो कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, कि भूकंप कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। तो भूकंप जो है वो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है इंफ्रासाउंड वेव्स, ठीक है। भूकंप आने से पहले दो वेव्स आती हैं, पी वेव, एस वेव, इतना अपन को डेप्थ में नहीं जाना है। पी मतलब प्राइमरी वेव, एस मतलब सेकेंडरी वेव। पहले आने वाली वेव पी वेव है, हमेशा प्राइमरी जो पहले वेव आएगी वो फास्ट आएगी, ज़्यादा तेज आएगी, तो प्राइमरी वेव तेज होती है, सेकेंडरी वेव स्लो होती है। बस ये याद रखना कि भूकंप के समय कौन सी साउंड वेव आती है। तो इंफ्रासाउंड वेव दो प्रकार की होती है, पी वेव और एस वेव। पी प्राइमरी, एस सेकेंडरी, प्राइमरी फास्ट, सेकेंडरी स्लो, ठीक। अब देखो इंफ्रासाउंड वेव को जो है वो जानवर सुन पाते हैं और वो जैसे उनको सुनाई देती है तो उनको खतरा महसूस होता है और जंगल से शहर की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, सांप, कुत्ता, हाथी को कौन सी जो साउंड वेव वो सुनाई दे सकती है, तो वो इंफ्रासाउंड वेव्स हैं। और इंफ्रासाउंड वेव्स होती क्या है, तो 20 हर्ट्ज से कम वाली इंफ्रासाउंड वेव्स होती हैं। अब अल्ट्रासाउंड वेव के अपने एग्जाम्पल्स कई पूछते हैं भाई, ये याद रखना कि अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तो पूछते हैं कौन सुन सकता है, यहाँ पूछते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया वो है सोनार, ठीक है। एक और आपको बता देता हूँ, साइंस में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है वो एक फिक्स कैटेगरी के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ठीक, अभी कुछ बता देता हूँ, बाकी जैसे जैसे दिमाग में आते जाएंगे बताता चलूँगा। जैसे कहीं पे भी आपको वर्ड मिल जाए सोनो, ठीक है, कहीं पे भी वर्ड मिल जाए सोनो, तो ये हमेशा वर्ड होता है साउंड के लिए यूज़। सिंपल, कहीं पे भी वर्ड आ जाए सोनो, वो किसके लिए होता है, साउंड के लिए यूज़। कहीं पे भी वर्ड आ जाए कार्डियो, वो किसके लिए वर्ड यूज़ होगा, हमेशा हार्ट के लिए। कहीं पे भी नाम आ जाए ना कार्डियो, तो हमेशा यूज़ होगा हार्ट के लिए। कहीं पे भी वर्ड आ जाए सिफेल, हाइड्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली, बीमारियों में बहुत यूज़ कॉमन वर्ड है, ठीक है। सिफेल कहीं पे भी वर्ड हो जाए तो उसका संबंध है सीधा सीधा ब्रेन या हेड से, ठीक है। तो ब्रेन लिख देता हूँ, ब्रेन या हेड से सीधा सीधा संबंध रहेगा सिफेल का, ठीक है। और भी कई वर्ड है, जैसे जैसे दिमाग में आते जाएंगे आगे आगे बता जाऊंगा। फिलहाल तो ये वर्ड याद रखो भाई कि सोनो हमेशा साउंड के लिए वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। कार्डियो जो है हार्ट के लिए वर्ड यूज़ होता है, सिफेल जो है वो ब्रेन के लिए वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑर्थो वर्ड एक और वर्ड है, ऑर्थो वर्ड, ये तो आपको पता ही है ऑर्थो, तो वैसे भी ऑर्थो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, बोन्स के लिए, हड्डी के लिए हमेशा ऑर्थो वर्ड यूज़ होगा। तो कहीं पे भी ऑर्थोलॉजी, ऑर्थो, कुछ भी ऑर्थो मिल जाए ना तो इसका मतलब है हड्डी, है ना, समझ गए। चलो, तो पहला सोनार, कि सोनार में कौन से साउंड वेव्स होती हैं, तो सोनार में कौन सी वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव। इसकी फुल फॉर्म भी साइंस ने कई बार पूछ ली है, तो फुल फॉर्म याद रखना भाई, क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज़ करता है। अब उसमें सोनार भी था और सेकंड ऑप्शन रडार भी था, ठीक है, सोनार और रडार दोनों है। तो याद रखना भाई, रडार में अल्ट्रासाउंड वेव्स नहीं है, रडार जो है वो रेडियो वेव्स यूज़ करता है, बस सेम ही है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। जैसे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है ना, वैसे इधर इसका क्या हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रेडियो की फुल फॉर्म है, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसके अलावा सोनार कहाँ पे यूज़ होता है, तो सोनोग्राफी में जो यूज़ होता है वो भी अपनी अल्ट्रासाउंड है। अब सोनोग्राफी कब की जाती है, जब हड्डी रहित, जब अपन को हड्डी की जांच नहीं करनी है, ठीक है, हड्डी रहित कोई भी बॉडी पार्ट देखना है, तो हड्डी रहित अंग देखने के लिए किसकी यूज़ किया जाता है, सोनोग्राफी का, है ना। कॉमनली जो है जब गर्भवती महिला होती है तो उसमें बच्चे के जो स्कैन लेने के लिए सोनोग्राफी यूज़ होती है, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा भी कई यूजेस हैं, जैसे एक तो यूज़ होता है इसका, हाँ सॉरी, सोनोग्राफी हो गया। अब इसका यूज़ होता है जैसे किसी मेटल में
क्रैक ढूंढने के लिए, क्रैक्स इन मेटल, कोई मेटल है उसके अंदर कई क्रैक है, उसको ढूंढने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज होता है, उससे गुजारी जाती है और वापस टकरा के वापस आ जाती है, तो पता चल जाता है क्रैक है, वरना सीधी गुजर जाएगी। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि बैट्स जो हैं, चमगादड़, वो कौन सी साउंड वेव यूज़ करते हैं। तो ऐसा माना जाता है ना कि चमगादड़ को रात को भी देख सकते हैं, तो वो रात को देख नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर सामने कोई भी ऑब्स्टेकल होगा, मान लो यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, तो अल्ट्रासाउंड वेव टकराएंगी, वापस आ जाएंगी, वो उनको सुन पाएंगे और समझ जाएंगे कि ऑब्स्टेकल है सामने, वरना वो चलते जाएंगे। ठीक है, तो वो बैट्स जो हैं वो कौन सी साउंड वेव यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव। इसके अलावा अपन जहाँ स्थानों पे पहुँच नहीं पाते हैं, मान लो जैसे जो है चिमनियाँ वगैरह हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह की, या फैक्ट्रीज में कई ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे अपन नहीं पहुँच पाएंगे, है ना, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव जो है प्रोड्यूस की जाती है और वहाँ का कचरा जो है वो क्लीन कर दिया जाता है। तो ये सब है अपने यूजेस हैं किसके, अल्ट्रासाउंड के। याद कर लेना भाई, सिंपल सारे, है ना। ठीक है, ये इंफ्रा, अल्ट्रा और ऑडिबल साउंड रेंज हो गई। ठीक है, एक बार नोट्स भी विजिट कर लेते हैं। ऑडिबल साउंड रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज, इंफ्रा वाली 20 से कम, अल्ट्रा वाली 20,000 से ज़्यादा। ठीक है, इंफ्रा साउंड वेव्स लेस देन 20 हर्ट्ज कैन बी हियर्ड बाय एनिमल्स, जैसे एलिफेंट, एंट, स्नैक, डॉग, अपन ने बात करी थी। अर्थक्वेक वेव्स जो होते हैं, भूकंप वाली तरंगें भी कौन सी होती है, अपने इंफ्रा साउंड वेव्स। अल्ट्रा साउंड वेव जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, कौन सुन सकती है, तो बैट्स सुन सकती है, चमगादड़ जो सुनता है वो यही है। सोनोग्राफी की अपन बात करी थी, बोनलेस पार्ट जहाँ पे हड्डी नहीं है वो वाला पार्ट देखने के लिए सोनोग्राफी यूज होती है। सोनार, ये पनडुब्बियों में लगा होता है। अरे भाई क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि पनडुब्बियों में कौन सा यूज़ होता है, तो सोनार यूज़ होता है भाई। ठीक है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। बैट्स कौन सी यूज़ करती हैं, तो सीधी सीधी बात है, अल्ट्रासाउंड यूज़ करती हैं। अनरीचेबल पार्ट जो है जहाँ पे अपन नहीं पहुँच सकते, वो भी कौन क्लीन करता है, अल्ट्रासाउंड क्लीन करती है। क्रैक, मेटल्स में क्रैक ढूंढने के लिए भी अल्ट्रासाउंड जो है निकालते हैं। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। इनमें से ये सारे तो हैं वो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, ये अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या पता आ जाए इस बार। एनसीईआरटी 6th क्लास या 8th क्लास के एग्जाम्पल्स हैं, याद कर लेना भाई। रडार की अपन ने बात करी थी कि रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है इसकी फुल फॉर्म है। लाउडनेस की अपन ने बात कर ही ली है। अब एक देखो बहुत प्यारी चीज़ है, इंटेंसिटी। बात करते हैं इंटेंसिटी की। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी वर्ड अपन साउंड में पढ़ते हैं, बाकी इंटेंसिटी होती किसकी है, एनर्जी की है। साउंड भी तो एक एनर्जी है ना। ठीक है, तो एक बात गांठ बांध लेना, अपन जो भी चीज़ें बात कर रहे हैं वो एनर्जी के लिए बातें कर रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें हर एक एनर्जी के लिए अप्लाई है, चाहे वो साउंड हो, लाइट हो, कोई भी एनर्जी हो। तो अपन एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए बात करते हैं। जैसे अपन ने फ्रीक्वेंसी की बात करी थी, वो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निम्न में से कौन सा जो गुण है वो कभी बदलता नहीं है, वो कौन सा है, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है, कई बार पूछा जा सकता है। जैसे लाइट में भी पूछा जाता है। एक फॉर्मूला है E=h/v। ठीक है, और ये फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला है μ=c⁴। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये बताते हैं तरंग दे रही है, वेलोसिटी और जो अपनी आवृत्ति है, इनमें संबंध। इनमें पूछा जाता है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक आवृत्ति है जो चेंज कभी नहीं होगी। ठीक है, तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाएगा, वेग चेंज हो जाएगा, लाउडनेस चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, आवृत्ति जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। पता नहीं कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछ लिया है, सिंपल याद आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, याद रखना भाई। अब देखो इंटेंसिटी क्या है। कई बार इसका जो सिंपल सा क्वेश्चन आता है भाई, सीधा इसका ये परिभाषा दे देते हैं, पूछते हैं क्या है ये। ठीक है, सीधा सीधा, और यह इसका मात्रक पूछ लेते हैं। तो याद करते हैं, देखो क्या है एनर्जी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम, ये रटना ही है। इतना तो रट लोगे कि एनर्जी क्या है, सॉरी इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी के लिए अपन यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं ई एनर्जी, पर यूनिट एरिया ए, यूनिट टाइम टी। ठीक है, अब इसका मात्रक निकाल लेते हैं, सिंपल। एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, उसके बाद में जो अपना एरिया है उसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, टाइम का क्या हो गया, सेकंड।
तो जूल मीटर स्क्वायर सेकंड, ये कई बार पूछा गया है और ये चीज़ कई बार पूछी गई है कि ये क्या है। इंटेंसिटी का एक तो परिभाषा कई बार पूछ ली गई है कि इंटेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होती है अपनी इंटेंसिटी। और ये चीज़ कई बार पूछ ली गई है कि इसका मात्रक क्या है, तो एनर्जी यूनिट एरिया यूनिट टाइम, तो एनर्जी जूल मीटर स्क्वायर सेकंड, कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद कर लेना, सिंपल। चलो अब देखो, साउंड की इंटेंसिटी जो है वही अपन ने कई बार सुन रखी है, बस अपन जानते नहीं थे इतने दिन। ये इंटेंसिटी जो है वो डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। ये जो जूल मीटर स्क्वायर सेकंड है यही क्या है, डेसिबल। ये अपन को पता था कि साउंड को मापने की एक यूनिट है डेसिबल, पर क्या है वो इंटेंसिटी है, ठीक है। तो साउंड की इंटेंसिटी मापती है कौन, डेसिबल, ठीक है। साउंड की इंटेंसिटी मापती है कौन, डेसिबल। क्वेश्चन आ चुका है कि साउंड की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसका मापन किस में किया जाता है, तो डेसिबल में। उसका एक और यूनिट है जो कई बार बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है वॉट पर मीटर स्क्वायर। और ये किस प्रकार बना है समझ लो, सिंपल सा है। क्या है, अपन पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, सॉरी एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। ये पता है ना अपन को, एनर्जी पर टाइम, एनर्जी पर सेकंड, ठीक है। कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो दर है वो क्या होती है, पावर। कार्य करने की जो दर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, पावर, ठीक है। पावर क्या होती है, कार्य करने की दर, तो P अपॉन ए हो गया ना ये, और पावर की यूनिट क्या है, वॉट, और वॉट प्रति मीटर स्क्वायर कई एग्जाम में आ चुका है कि वॉट प्रति मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, डेसिबल की। डेसिबल को वॉट पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। डेसिबल किसकी यूनिट है, तो इंटेंसिटी की। वॉट पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, तो इंटेंसिटी की। याद आ जाएगा कि डेसिबल और वॉट पर मीटर स्क्वायर क्या है, तो इंटेंसिटी की यूनिट है। याद रहेगा, सिंपल। अब देखो डेसिबल में कई क्वेश्चन जो है वो आ रखे हैं। क्या है, ये आते हैं कि हार्ट रेट जो है वो 10 डेसिबल पे होती है, ये नहीं पूछा हुआ है एग्जाम्स में, फिर भी विस्परिंग साउंड जो है वो 30 डेसिबल की होती है, ये पूछा गया है। नॉर्मल टॉक की साउंड कितनी है, तो लगभग 60 डेसिबल के अप्रोक्स, ठीक है। अब क्या है, एग्जाम वाले थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं, एनसीईआरटी के डाटा, इसलिए अपन वो याद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नॉइस, सबसे ज़्यादा बार जो इनमें से पूछा गया है कि कितने डेसिबल से ज़्यादा की साउंड को नॉइस में कैलकुलेट किया जाएगा, तो नॉइस कितना है, 85 डेसिबल से ज़्यादा की जो भी साउंड होगी उसको नॉइस में कैलकुलेट किया जाएगा। अब कई बार ऑप्शन में 80 भी दे देगा, कई बार ऑप्शन में 90 भी दे देगा, तो अपन को थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेना है। 85 के जो पास वाला, सबसे पास वाला आंसर मिले वही चिपका देना, ठीक है, कि भाई ये वाला जो है वो अपना नॉइस है, ठीक है। तो याद रखना कि WHO ने जो नॉइस है उसको किस कैटेगरी में रखा है, तो 85 डेसिबल से ऊपर की जो भी साउंड है वो नॉइस में है, ठीक है। 85 डेसिबल से ऊपर की जो भी साउंड है वो क्या है, नॉइस है। और नॉर्मल टॉक की जो है वो कितनी रहती है, इधर 60 डेसिबल लिखा हुआ है, एक एग्जाम में मैंने 45 डेसिबल भी देखा है, उसमें 45 डेसिबल को आंसर मान रखा था, तो ये भी याद रख लो कि भाई नॉर्मल टॉक की जो है वो 45 डेसिबल ही होती है, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम वाले थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं हर बार, ठीक है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ये एनसीईआरटी के डाटा, ये जो लिखे हुए हैं, और ये जो है ये एग्जाम ने पूछे हैं, ठीक है। तो 45 डेसिबल नॉर्मल टॉक और 85 डेसिबल नॉइस, ये तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। जेट प्लेन अभी अपन देख ही लेंगे, ठीक है। ये है अपनी डेसिबल इंटेंसिटी, याद होगी। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम, डेसिबल या वॉट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नॉर्मल टॉक की कितनी है, 45 डेसिबल या 60 डेसिबल, और नॉइस कितना है, तो 85 डेसिबल से ऊपर जो भी है वो नॉइस है, ठीक है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, शॉक वेव्स। शॉक वेव्स क्या है, तो शॉक वेव्स वो वेव्स हैं जो कौन प्रोड्यूस करती है, इसको सुपरसोनिक वेव्स भी बोलते हैं, है ना, इसको सुपरसोनिक वेव्स भी बोलते हैं शॉक वेव्स को, ठीक है। सुपरसोनिक क्यों बोलते हैं, अब अपन ने अभी डिस्कस किया था, सोनो जो वर्ड यूज होता है वो किसके लिए होता है, साउंड के लिए। साउंड से भी सुपर, है ना, साउंड से भी ऊपर जो स्पीड है, साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड, और अपन को पता है कई प्लेन ऐसे हैं जिनकी स्पीड इनसे कई ज़्यादा है ना, उन्हीं प्लेन को सुपरसोनिक प्लेन्स कहा जाता है, जिनकी स्पीड 332 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो, उन प्लेन को क्या बोला जाएगा, सुपरसोनिक प्लेन। कई प्लेनों के नाम सोनिक प्लेन है, उनकी स्पीड अप्रोक्स इसके पास होती है, आसपास हो ना, साउंड के आसपास जो,
उनको सोनिक प्लेन बोला जाता है, और जिनकी स्पीड जो है 332 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा है उनको सुपरसोनिक प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो इनसे कई ज़्यादा स्पीड वाले प्लेन्स भी हैं, तो वो सुपरसोनिक प्लेन है। अब वो सुपरसोनिक प्लेन जब भी उड़ते हैं तो वो कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, तो वो शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं। इसका आकार भी पूछा हुआ है कि इसका आकार कैसे होता है, तो इसका आकार होता है कीप नुमा, ऐसी ऐसी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये कीप बन रहा है ना एक, देखो ये जो कीप बन रहा है, ये एरोप्लेन जब उड़ रहा है तो ये देखो कीप नुमा जो आकृति बना रहा है, बस इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक वेव्स। और इन सुपरसोनिक वेव्स की वजह से एरो जो अपने हवाई अड्डों के पास जो भी मकान वगैरह होते हैं उनकी खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भाई, मकान की खिड़कियों के कांच टूटने का कारण क्या है, तो सुपरसोनिक वेव्स या शॉक वेव्स, प्रघाती तरंगे हिंदी में बोलते हैं इनको, प्रघाती तरंगे। कि भाई हवाई अड्डों के पास जो मकान बने होते हैं उनके कांच टूटने का कारण क्या है, तो प्रघाती तरंगे या सुपरसोनिक वेव्स या शॉक वेव्स, इनमें से कुछ भी दिख जाए तो कर लेना, एक ही बात है सारी की सारी। ठीक है, ये सुपरसोनिक वेव्स, सोनिक यानी साउंड की स्पीड से जो तेज चल रहे हैं वो सुपरसोनिक वेव्स है। ठीक है, और वही जो प्लेन से जो इससे तेज उड़ेंगे वही शॉक वेव प्रोड्यूस करेंगे। शॉक मतलब झटका लगेगा तो उससे टूटेंगे कांच, तो शॉक वेव्स जो है प्रघाती तरंगे हैं, उन्हीं के कारण जो है हवाई अड्डों के पास के जो कांच जो है वो टूटते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि सुपरसोनिक वेव्स का जो काउंट किस में होता है, तो इनका काउंट होता है, इनकी गणना किस में की जाती है, तो मैक नंबर में इनकी गणना करी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अपना सुपरसोनिक वेव है काउंट कब से होता है, तो मैक नंबर से काउंट होता है। अगर किसी भी साउंड वेव का मैक नंबर जो है वो 1 से ज़्यादा है, किसी भी साउंड वेव का जो मैक नंबर है अगर वो 1 से ज़्यादा है, साउंड वेव गलत बोल रहा हूँ, किसी भी वेव का जो है मैक नंबर जो है वो 1 से ज़्यादा है तो वो सुपरसोनिक वेव है। किसी भी वेव का मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा है तो वो क्या है, सुपरसोनिक। क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में लगाते हैं अपन स्पीड ऑफ साउंड, जो भी साउंड आ रही है या जो भी स्पीड आ रही है उसके अपॉन में लगा देते हैं अपन स्पीड ऑफ साउंड, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा तभी सुपरसोनिक बनेगा। जब सुपरसोनिक बनेगा तभी शॉक वेव प्रोड्यूस करेगा, तो इस काउंट किस में करेंगे, मैक नंबर। मैक नंबर जब तक 1 है तब तक तो वो सोनिक है, जब तक मैक नंबर 1 है तब तक वो सोनिक है, और तब जब तक उससे नीचे है तब तो वो सोनिक ही नहीं है। ठीक है, तो जब ऊपर क्रॉस करेगा तो वो सुपरसोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैक नंबर हमेशा 1 से ज़्यादा हो वो सुपरसोनिक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, कि क्या है सुपरसोनिक, क्या है शॉक वेव। ठीक है, तो सोनिक से ज़्यादा सुपरसोनिक, यानी जो साउंड वेव आ रही है ना, साउंड की स्पीड है उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ ट्रेवल कर रही है ना, वो सुपरसोनिक वेव्स ही प्रोड्यूस करेगी वो। ठीक है, और जो सुपरसोनिक वेव्स हैं वो शॉक वेव प्रोड्यूस करती है, उन्हीं को शॉक वेव बोलते हैं, है ना। और वो शॉक वेव्स की वजह से खिड़कियों के कांच टूटते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम आ रहा है कि इनका गणना किस में की जाती है, तो मैक नंबर में। और किनको अपन सुपरसोनिक कहेंगे, तो जिनका मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो। सिंपल, ये होगी अपनी सुपरसोनिक वेव्स। ठीक है, शॉक वेव्स। चलिए आगे बात करते हैं। क्वालिटी की जो है वो अपन ने बात कर ली है, और ये अपना वो क्वेश्चन जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे कि भाई खिड़कियों के कांच टूटने का रीज़न क्या है एयरपोर्ट के पास में, तो वह है सुपरसोनिक साउंड वेव्स। सिंपल। चलिए अब देखो, यहाँ तक तो अपना जो चैप्टर था वो था सिर्फ साउंड के बारे में। इससे आगे जो भी चैप्टर चलेगा वो चलेगा वेव्स के बारे में। ये देखो, ये पूरा जो है चैप्टर अब वेव्स के बारे में है। ठीक है, इसमें अपना एक साउंड का इम्पोर्टेंट जो चीज़ आएगी वो आएगी रिवर्बरेशन एंड इको के बारे में। तो मेरे को लगता है अपन को एक क्लास और ले लेनी चाहिए उसके लिए, है ना, ताकि ये क्लास लंबी ना रहे। ठीक है, धन्यवाद। इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।